अरे भाई साहब, कहानी की शुरुआत ही इतनी क्रेजी है कि आप रात की नींद भूल जाएंगे। हमारी प्यारी और स्वाभिमानी शुई कियानजी अपनी बेस्ट फ्रेंड मो आनान के घर रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड ली सिकोंग की बेवफाई और धोखेबाजी की जांच कर रही है। और भाई, जब वो उस धोखेबाज को रंगे हाथों पकड़ती है तो जो सच सामने आता है ना, उसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ली सिकोंग मिन्नतें करते हुए कहता है, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक बार गले लगाने दो। तभी कियानजी उसे गुस्से में झटकते हुए बोलती है, दूर हटो मुझसे, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी कम उम्र में उड़ते हुए बाल और ये घटिया हरकतें। अब समझ में आया कि तुम्हारा ये हाल क्यों है। अरे जी हाँ, ये ली सिकोंग नाम का प्राणी ना सिर्फ धोखेबाज है बल्कि कियानजी के पैसों पर ऐश करने वाला एक नंबर का परजीवी है। कियानजी जब अपनी बीमार माँ की देखभाल अस्पताल में कर रही थी, तब ये जनाब कार में बैठकर किसी और के साथ रोमांस फरमा रहे थे। कियानजी कड़क आवाज में आगे कहती है, बहुत हुआ तमाशा, अब हमारा रिश्ता खत्म। और सुनो, वो जो 1.5 लाख युआन मैंने तुम्हारी कार और तुम्हारे सिर के बाल ट्रांसप्लांट कराने के लिए दिए थे ना, एक एक पाई वापस कर देना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ली सिकोंग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, ओहो, तो तुमने ठान ही लिया है कि मुझसे ब्रेकअप करना है, तो फिर लो, ये झेलो। कियानजी अचानक खांसते हुए और घबराकर बोलती है, ये तुमने मुझ पर क्या स्प्रे किया, बदतमीज इंसान। ली सिकोंग बेशर्मी से हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस हमारे रिश्ते में थोड़ा रोमांस बढ़ाने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। तुम 2 साल से मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी, अब देखता हूँ तुम कैसे बचती हो। बाप रे, इस नीच इंसान ने कियानजी को एक बेहद खतरनाक नशीली दवा स्प्रे कर दी। एक ऐसी दवा जिसका असर इतना तगड़ा था कि कोई आम इंसान बर्दाश्त ही न कर पाए। कियानजी बेहाल होने लगी, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे अल्टीमेट बॉस, द वन एंड ओनली मोचेन की। मोचेन अपनी गंभीर और जानलेवा आवाज में कहता है, उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, वरना उसे हमेशा के लिए काट दूंगा। ली सिकोंग डरते हुए लेकिन अकड़ दिखाते हुए बोलता है, अरे तो इसका पहले से ही कोई आशिक है, तभी इतनी जल्दी में थी ब्रेकअप करने के लिए। तुम सोचते हो तुम बहुत बड़े शूरवीर हो। भाई, मोचेन से पंगा लेना यानी सीधे यमराज को दावत देना। मोचेन के बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट चेन ने तुरंत उस कुत्ते ली सिकोंग को दबोच लिया और बांध दिया। लेकिन यहाँ कियानजी की हालत दवा के असर की वजह से बद से बदतर होती जा रही थी। वो होश खो रही थी और मोचेन के करीब आने लगी। कियानजी बेहोशी की हालत में मोचेन को पकड़ते हुए कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ना मत। मोचेन कियानजी को संभालता है और दिल में तड़प के साथ कहता है, कियानजी होश में आओ, असिस्टेंट चेन दवा लेने गया है, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगा, लेकिन याद रखना भविष्य में तुम सिर्फ और सिर्फ। अगले दिन सुबह जब हमारी कियानजी की आंख खुलती है तो वो खुद को बिल्कुल सुरक्षित पाती है, और उधर हमारे मोचेन ने ली सिकोंग का वो हश्र किया है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। ली सिकोंग रोते गिड़गिड़ाते हुए और पैरों में गिरकर कहता है, आह, मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे 1.5 लाख युआन वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। मोचेन ठंडे दिमाग से ऑर्डर देता है, इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ और जिंदा दफना दो। चलो भाई, एक कचरा तो साफ हुआ। इधर बेस्ट फ्रेंड आनान भागती हुई कियानजी के पास आती है। आनान फिक्र से कहती है, सीबाओ तुम ठीक तो हो ना, शुक्र है मेरे अंकल ऐन वक्त पर पहुंच गए। उस ली सिकोंग की इतनी हिम्मत, पर तुम दिल छोटा मत करो, कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी और ढेर सारे हैंडसम लड़कों से मिलवाऊंगी। तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है बताओ। कियानजी मन ही मन मोचेन के बारे में सोचते हुए उलझन में पड़ जाती है। अरे आनान जी, आप कहाँ बाहर लड़के ढूंढ रही हैं? आपकी बेस्ट फ्रेंड का दिल तो आपके खूंखार और हैंडसम अंकल मोचेन पर आ चुका है। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि आनान को लगता है कि उसके अंकल को लड़कियां पसंद ही नहीं है, वो तो गे हैं और उन्होंने कई मेल कंसॉर्ट्स को पाल रखा है। अरे भाई साहब, आनान का ये कंफ्यूजन देखकर तो दर्शकों की हंसी छूट जाएगी। उसे लगता है कि उसके हट्टे कट्टे और हैंडसम चाचा को लड़के पसंद है। आनान अपनी सहेली कियानजी का दिल बहलाने के लिए उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और उसे सजे धजे कपड़ों में तैयार करती है। लेकिन भाई, हमारे मोचेन को जब ये पता चलता है तो वो कैसे बर्दाश्त करते। वो सीधे अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, तुम 2 लड़कियां अकेले बाहर जा रही हो, ये सुरक्षित नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और जरा तुम्हारी डेट्स की जांच भी कर लेता हूँ। और फिर शुरू होता है असली तमाशा। ब्लाइंड डेट पर पहला लड़का आता है और कियानजी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, अरे सुंदर लड़की, क्या तुम क्यूटनेस खाकर बड़ी हुई हो? वैसे मेरी बिल्ली बैकफ्लिप कर सकती है, क्या आज रात मेरे घर आओगी? मोचेन पीछे खड़े होकर सीधे उस लड़के की पोल खोल देते हैं और कहते हैं, पहली ही मुलाकात में लड़की का हाथ छू रहे हो? जिस अमीर औरत ने तुम्हें पाला हुआ है, क्या उसे पता है कि तुम यहाँ घूम रहे हो? और तुम्हारा लोन चुकाने में कौन मदद कर रहा है? लड़का तो डर के मारे दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। दूसरा लड़का आकर डींगे
हाँकता है, मेरी साल की कमाई 10,000 युआन है, मुझसे शादी कर लो तो जिंदगी सेट हो जाएगी, वैसे यहाँ की आइस टी फ्री है। मोचेन की तीखी नजरें और कड़क तेवर के सामने सारे के सारे लड़के एक एक करके 9-2-11 हो जाते हैं। कियानजी मन ही मन हंसने लगती है कि अंकल मो तो वाकई बड़े कमाल के हैं। इसी बीच कियानजी के कपड़ों पर गलती से कुछ गिर जाता है। मोचेन उसे एक बड़े शोरूम में लेकर जाते हैं और सारे महंगे कपड़े खरीदने का ऑर्डर दे देते हैं। कियानजी घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती। मोचेन प्यार से कहते हैं, तुम आनान की दोस्त हो, मैं तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने दे सकता, और सुनो, मुझे अंकल मत बुलाओ, मुझे भाई यानी ब्रदर कहो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का वीचैट नंबर एक्सचेंज करते हैं। मोचेन धीरे धीरे कियानजी के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन बेचारे मोचेन की पीठ पीछे अभी भी वही गे होने की अफवाहें चल रही हैं। दृश्य 5, दर्दनाक अतीत और नए दफ्तर में बवाल। इसके बाद मोचेन कियानजी को उसके पुराने दफ्तर इस्तीफा देने के लिए छोड़ने जाते हैं। रास्ते में कियानजी अपने दुखी अतीत के बारे में बताती है कि कैसे उसकी माँ के गुजरने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसे हमेशा परेशान किया और उसका भाई भी बेबस रहा। मोचेन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आनान का घर ही तुम्हारा घर है, तुम खुद को अपने जीवन की हीरोइन समझो, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही कियानजी अपने दफ्तर पहुंचती है, वहां उसका सामना उसी बदतमीज और अय्याश पूर्व बॉयफ्रेंड ली सेकोंग से होता है। वो कियानजी को अकेला पाकर फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करता है और कहता है, अरे इतने दिनों बाद आई हो और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मेरा तो दिल मचल रहा है, चलो एक किस दे दो। कियानजी घबराने के बजाय उस पर सैनिटाइजर स्प्रे करने की धमकी देती है और कड़क आवाज में कहती है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो मचलना भी बंद हो जाएगा, मैं यहाँ इस्तीफा देने आई हूँ। वो बदतमीज गुस्से में लाल होकर कहता है, इस्तीफा? मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर ही नहीं करूंगा और तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा। अरे भाई, दफ्तर में तो दुश्मनों ने पहले से ही कियानजी को घेरने का जाल बिछा रखा था। जैसे ही कियानजी इस्तीफा देने पहुंचती है, वहाँ एक औरत तमाशा खड़ा कर देती है और चिल्लाती है, अरे ओ लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इलाज के बहाने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी वो गंदी वीडियो मेरे कंप्यूटर में सेव है। कियानजी हैरान होकर कहती है, क्या बकवास है, ये सरासर झूठ और बदनामी है। तभी भीड़ में से कुछ जलनखोर लोग सुलगती आग में घी डालने आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, हमने खुद देखा है कि ये कैसे अमीर प्रेसिडेंट ली को लुभाने की कोशिश कर रही थी ताकि रातों रात अमीर बन सके। खुद को प्रेसिडेंट ली कहने वाला वो लालची और घमंडी आदमी भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बिल्कुल सही, ये मेरे क्लिनिक में और रईस लोगों से मिलना चाहती थी, ये हमारे मेडिकल जगत के नाम पर कलंक है। कियानजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, तुम लोगों के मुंह से गंदी नाली जैसी बदबू आ रही है। इन फिजियोथेरेपी रूम्स में कैमरे लगे हैं, क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज निकालकर सच और झूठ का फैसला अभी कर लें। ये सुनकर प्रेसिडेंट ली हंसने लगता है और कहता है, सीसीटीवी? तुम एक मामूली डॉक्टर होकर सोचती हो कि तुम्हें फुटेज मिल जाएगी? ये बिल्डिंग मो ग्रुप की है, अगर तुमने फुटेज निकाल ली तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पापा बुलाऊंगा। वैसे भी मेरी मो ग्रुप के साथ करोड़ों की डील होने वाली है, तुम तो बस बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। कियानजी बिना डरे कहती है, ठीक है, तो शर्त मंजूर, अगर फुटेज सामने आ गई तो तुम्हें हमेशा के लिए डॉक्टरी छोड़नी होगी। अभी विलेन कियानजी पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी मो चैन अपनी पूरी ताकत और रॉब के साथ एंट्री लेते हैं। उनके साथ उनके गार्ड्स फुटेज लेकर हाजिर हो जाते हैं। सच सबके सामने आ जाता है कि कैसे इन लोगों ने नकली तस्वीरें और वीडियो बनाकर कियानजी को फंसाने की साजिश रची थी। प्रेसिडेंट ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो थर थर कांपते हुए मो चैन के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, पापा, पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुरंत डॉक्टरी छोड़ दूंगा, प्लीज मो ग्रुप को मेरी कंपनी के साथ डील कैंसिल करने से रोकिए। मो चैन अपनी ठंडी और जानलेवा आवाज में कहते हैं, मो ग्रुप न सिर्फ तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, बल्कि तुम्हें ब्लैकलिस्ट भी कर रहा है, और मेरी पत्नी को बदनाम करने के जुर्म में तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटोगे। तमाशा खत्म होने के बाद कियानजी मो चैन के करीब आती है और कहती है, आप तो वाकई बड़े कमाल के हैं, लेकिन वो मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात, आप मजाक कर रहे थे ना? मो चैन उसके बेहद करीब आते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, अगर हम वाकई शादी का सर्टिफिकेट ले लें तो तुम बिना किसी झिझक के मुझे छू सकोगी, क्या तुम तैयार हो? कियानजी बेचारी शर्मा कर अपने कमरे में भाग जाती है, लेकिन भाई रात को सोते ही उसे मो चैन का एक बेहद रोमांटिक और बहका देने वाला सपना आता है। सपने में मो चैन उसे अपनी बाहों में भरकर कह रहे हैं, अब तो हम शादीशुदा हैं, अब तो शर्माना छोड़ो। कियानजी अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे मो चैन के ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? वो तो आनान के अंकल हैं, और वैसे भी वो तो गे है ना, मुझे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अगले दिन कियानजी मो चैन को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए एक सुंदर टाई खरीदने मॉल जाती है। वहाँ उसे अचानक मो चैन मिल जाते हैं। वो कियानजी को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो
मेरे लिए खुद एक टाई चुनो। शोरूम की सेल्स गर्ल उन दोनों को देखकर कहती है, मैडम ये ड्रेस आपके पति पर बहुत जचेगी। कियानजी झेपते हुए कहती है, अरे नहीं, हम उस तरह के रिश्ते में नहीं है। लेकिन मो चैन बात को संभालते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, एक्टिंग करते वक्त एक्टिंग बिल्कुल असली लगनी चाहिए। वो कियानजी के लिए ढेर सारे महंगे कपड़े खुद खरीद कर गिफ्ट करते हैं। कियानजी कार में बैठते हुए सोचती है कि ये इंसान जितना सख्त दिखता है उतना ही परवाह करने वाला है, लेकिन वो खुद को बार बार याद दिलाती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के अंकल हैं और उनका कोई मेल लवर भी हो सकता है। नई क्लिनिक में ज्वाइन करते ही हमारी खूबसूरत डॉक्टर कियानजी के चर्चे पूरे इलाके में फैल जाते हैं। अब भाई, जहाँ इतनी खूबसूरत फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हो, वहाँ बीमारी से ज्यादा तो आशिकों की लाइन लगेगी ही। कुछ नटखट लड़के उसके पास आकर कहते हैं, अरे डॉक्टर दीदी, जरा अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा तो दिखाओ ना। कियानजी ऐसे लड़कों को संभालना अच्छे से जानती है। वो कड़क कर कहती है, अगर बंदर देखना है तो चिड़ियाघर जाओ, क्लिनिक में मत आओ। तभी एक और लड़का कमर दर्द का नाटक करते हुए बेड पर लेट जाता है और कहता है, दीदी, जब से आपने मना किया है मेरी कमर के साथ साथ मेरा दिल भी दर्द कर रहा है। जरा मेरे पैरों की तरफ भी देख लो ना, मुझे तो पूरा निचला हिस्सा सुन महसूस हो रहा है। कियानजी उसकी चालाकी समझ जाती है और मुस्कुराकर कहती है, ओहो, ऐसा है क्या? पर शायद मैं बताना भूल गई कि मैं यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और हाँ, इस तरह के दर्द से शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज भी हो सकता है। क्या अब भी इलाज करवाना है? लकवे का नाम सुनते ही वो नाटकबाज लड़का डर के मारे बेड से कूद कर भाग खड़ा होता है। उधर हमारे मो चैन दूर से कियानजी को अपनी कार में देख रहे होते हैं। तभी उनके असिस्टेंट चैन मजे लेते हुए कहते हैं, सर, मैडम तो इन नौजवान लड़कों के बीच पेंटिंग जैसी खूबसूरत लग रही है ना। मो चैन गुस्से में उसे घूरते हैं और कहते हैं, एक शब्द और बोला तो सीधे कार से नीचे फेंक दूंगा और बोनस भी खत्म। तभी वो पहला धोखेबाज ब्लाइंड डेट वाला लड़का फिर से कियानजी के पास आकर बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन मो चैन के आते ही वो दुम दबाकर भाग जाता है। असिस्टेंट चैन बात को आगे बढ़ाते हुए कियानजी से कहता है, मैम, आप हमारे बॉस की पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट क्यों नहीं बन जाती? इनकी कमर का दर्द, स्लिप डिस्क बहुत गंभीर है, प्लीज हमारे सर की कमर बचा लीजिए। मो चैन अपनी इज्जत बचाने के लिए झेपते हुए कहते हैं, मेरी कमर बिल्कुल ठीक काम करती है, फालतू बकवास मत करो। लेकिन असिस्टेंट चैन के दबाव डालने पर मो चैन कियानजी के सामने ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं और कहते हैं, सैलरी तुम खुद लिख लो। जब कियानजी 10,000 युआन लिखने लगती है तो मो चैन पेन छीनकर कहते हैं, मेरे यहाँ काम करने वाले हर इंसान की कीमत अनमोल है, तुम्हारी सैलरी कम से कम 1,00,000 युआन होगी। ये सुनकर असिस्टेंट चैन खुशी से झूम उठता है और कियानजी को अपना लकी चार्म मानने लगता है, क्योंकि उसका बोनस भी डबल हो गया है। तभी मो चैन के एक बेहद हैंडसम दोस्त पे जिंगजे की एंट्री होती है। कियानजी उसे देखकर सहम जाती है और आदर से कहती है, नमस्ते अंकल पे। इस पर जिंगजे हंसते हुए मो चैन से कहता है, अगर ये मुझे अंकल कहेगी तो इसका होने वाला पति भी मुझे अंकल ही बुलाएगा ना। अब हमारी भोली कियानजी के दिमाग में तो आनान की वो गे वाली बात घूम रही थी। पे जिंगजे के गजब के लुक्स और मो चैन के साथ उसकी दोस्ती को देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, क्या यही मो चैन का वो खास मेल पार्टनर है? तभी तो ये दोनों इतने करीब हैं। उधर जब जिंगजे मजाक में कियानजी को फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, लाओ मो, अगर मैं तुम्हारी इस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इश्क लड़ाऊं तो कैसा रहेगा? तभी मो चैन का कड़क और पॉजेसिव रूप सामने आता है। वो ठंडी आवाज में जिंगजे से कहते हैं, जरा अपनी सीमा में रहो, कियानजी मेरी बॉटम लाइन है, आखिरी सीमा। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की वो सीधा मौत के घाट उतरेगा। एक शाम जब कियानजी का मूड खराब होता है तो वो अकेले सुनसान रास्ते पर टहल रही होती है। तभी कुछ आवारा गुंडे उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कियानजी चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, कोई मदद करो। ऐन वक्त पर मो चैन वहां मसीहा बनकर पहुंचते हैं और अकेले ही उन सारे गुंडों की धुनाई कर देते हैं। इस लड़ाई में मो चैन के कंधे और हाथ पर चोट लग जाती है। कियानजी रोते हुए उनके कंधे को देखती है और कहती है, आप यहाँ अकेले क्यों आए? आपको चोट लग गई। मो चैन उसे सीने से लगा लेते हैं और बेहद प्यार से कहते हैं, जब भी तुम्हारा मूड खराब हो खुद को अकेला मत समझना, मुझे याद करना। मैं कभी नहीं चाहता कि अगली बार तुम इस तरह किसी मुसीबत में फंसो। मो चैन की इस फिक्र और उनकी धड़कनों को महसूस करते हुए कियानजी का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, क्या मुझे वाकई मो चैन से प्यार हो गया है? घर वापस आकर मो चैन कियानजी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें खुद को बचाने के तरीके, सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। चलो मान लो किसी ने इस तरह तुम्हारा हाथ पकड़ा। वो प्यार से उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लेते हैं। कियानजी उनके स्पर्श से कांप उठती है।
मोचैन मुस्कुराकर कहते हैं, सीख लिया ना, अब सोचो अगर कोई पीछे से तुम्हें इस तरह गले लगा ले। और ये कहते ही मोचैन पीछे से कियांजी को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और कमरे का माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है। पीछे से गले लगाने वाले उस रोमांटिक पल के बाद कियांजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर मोचेन को ढकेलती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप जैसे ये लोग बिना सोचे समझे इतना फ्लर्ट कैसे कर लेते हैं, मुझे छोड़िए। ये सुनकर मोचेन का पारा चढ़ जाता है। वो कियांजी को दीवार से सटाते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे लड़के पसंद है? क्या तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता, या फिर तुम चाहती हो कि मैं खुद को एक भूखा भेड़िया साबित करके दिखाऊं? तभी वहाँ पेई जिंगजे आ जाता है और हंसते हुए सारा सच बता देता है। वो कहता है, अरे भाभी जी, मेरे बारे में जो भी अफवाहें हैं वो झूठ हैं। मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ। और रही बात मोचेन की, तो वो इतने सालों से सिंगल इसलिए थे क्योंकि वो खुद को तुम्हारे लिए बचा कर रख रहे थे। वो बिल्कुल सीधे और पक्के मर्द हैं। शिंगजे के जाने के बाद मोचेन प्यार से कियांजी से पूछते हैं, तो अब बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कियांजी शर्मा कर कहती है, मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, इसलिए प्लीज अभी इस रिश्ते को छुपा कर ही रखते हैं। मोचेन मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, ठीक है, पर अब मुझे अंकल कहना बंद करो, मुझे भाई या पटी बुलाओ। कियांजी नटखट अंदाज में कहती है, तो फिर मैं आपको शाओ मो या मोमो बुलाऊंगी। उधर बेचारी आनान फोन पर रो रही है क्योंकि उसके अंकल यानी मोचेन उसे सजा के तौर पर अफ्रीका की कोयला खदानों में भेजने की धमकी दे रहे हैं। आनान रोते हुए कियांजी से कहती है, सिबाओ, मेरे अंकल मुझे अफ्रीका भेज रहे हैं, क्या मुझे उनके बिस्तर को गर्म करने के लिए कोई सुंदर लड़का ढूंढना चाहिए ताकि वो मान जाए? कियांजी अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और सुनो, तुम्हारे अंकल को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है, वो पूरी तरह स्ट्रेट है। इस पर आनान अपनी माँ की कही बात याद दिलाकर कहती है, अरे नहीं, मेरी माँ कहती है कि वो औरतों के मामले में बिल्कुल बेकार यानी नपुंसक है, इसलिए वो चिड़चिड़े रहते हैं। कियांजी मन ही मन हंसती है और फिर मजाक में आनान से पूछती है, आनान, अगर मान लो मैं सच में तुम्हारे अंकल के साथ सेट हो जाऊं और तुम्हारी चाची बन जाऊं तो तुम क्या करोगी? आनान तपाक से बोलती है, अरे तुम मजाक कर रही हो, अगर तुम मेरी चाची बन गई ना तो मैं गोबर खा लूंगी, मेरे अंकल के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। बातचीत के दौरान मोचेन कियांजी के हाथ से फोन छीन लेते हैं और कॉल काट देते। जैसे ही मोचेन आकर बैठता है, हमारी हीरोइन कियांजी मिन्नतें करना शुरू कर देती है, कियांजी प्लीज मेरी फ्रेंड आनान को अफ्रीका मत भेजो, वो बहुत डेलिकेट है, बेचारी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मोचेन प्यार से मुस्कुराते हुए, अगर तुम अच्छे से मुझसे कहोगी तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। अब भाई मोचेन को मनाने के लिए कियांजी सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। मोचेन मौका देखकर तुरंत कियांजी का हाथ अपने हाथ में लेता है और कैमरे से एक परफेक्ट रोमांटिक फोटो क्लिक कर लेता है। मोचेन, अगर तुम इस फोटो को अपने वीचैट की प्रोफाइल पिक्चर पर लगाओगी तभी मैं आनान को माफ करने के बारे में सोचूंगा। कियांजी प्यार से चिढ़ते हुए, आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर मो की जिद के आगे कियांजी हार मान जाती है और वो फोटो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा देती है। मोचेन खुश होकर, वाह, अब ये हुई ना बात मेरी प्यारी पत्नी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। कियांजी शर्माते हुए, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मुझे पत्नी मत बुलाइए। मोचेन अपने होठों पर उंगली रखकर, अब मैं क्या करूं, ये मुंह है कि मानता ही नहीं, ये तो हमेशा यही कहता रहता है कि जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। मोचेन की इस रोमांटिक जिद के आगे कियांजी घुटने टेक देती है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी आनान का फोन दोबारा आ जाता है। अब मोचेन को दूर भेजने के लिए कियांजी एक बहाना बनाती है। कियांजी, अरे मिस्टर मो, क्या आप मेरे लिए गिलास गर्म पानी ला सकते हैं? उसमें थोड़ा शहद भी डाल देना, मेरा गला कुछ खराब लग रहा है। अब अपनी लेडी लव के लिए हमारे प्यारे अंकल मोचेन तुरंत मान जाते हैं और पानी लेने रसोई की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही कियांजी जल्दी से अपनी सहेली आनान का फोन उठाती है। आनान परेशान होकर, अरे सिबाओ, तूने अचानक फोन कट क्यों कर दिया था? मुझे तेरी बहुत परवाह हो रही थी, कहीं तुझे किसी ने पकड़ तो नहीं लिया था? कियांजी, अरे कुछ नहीं यार, बस सिग्नल नहीं आ रहे थे। अच्छा आनान, एक बात बता, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे अंकल मोचेन को पसंद करती हूँ तो तुम क्या सोचोगी? आनान ठहाका मारते हुए, मुझे तो पक्का लग रहा है कि तू मुझसे मजाक कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू उनके साथ पैचअप कर ले, वो बहुत ठंडे और खूंखार किस्म के इंसान हैं। वैसे भी अभी मेरी आंटी यहाँ आ रही हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तू अंकल के बारे में बात ना ही करे। आनान अभी फोन पर बकवास कर ही रही होती है कि मोचेन शहद का पानी लेकर कमरे में वापस आ जाता है। कियांजी डर के मारे तुरंत फोन नीचे कर देती है और पानी देखकर हैरान हो जाती है। कियांजी,
अरे इस गर्म पानी को ठंडा होने में तो टाइम लगना चाहिए था, ये इतनी जल्दी गुनगुना कैसे हो गया? मोचेन रोमांटिक आवाज में, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास वापस आने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने फूंक फूंक कर इसे खुद जल्दी ठंडा कर दिया। अच्छा, तो तुमने बस मुझसे पीछा छुड़ाने और उस आनान से बात करने के लिए मुझे दूर भेजा था ना? क्या वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कियांजी कुछ बोल पाती उससे पहले ही मोचेन उसके करीब आता है, चुपके से कॉल कट करता है और सीधे कियांजी को चूमने लगता है। इस बार कियांजी भी पीछे नहीं हटती, वो मोचेन को बेड पर धकेल देती है और शरारत से उसकी टाई खोलने लगती है। मोचेन के हाथ बंधे थे पर वो झटके से अपने हाथ खोल लेता है। मोचेन कातिलाना मुस्कान के साथ, अच्छा जाने मन, तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो? मोचेन दोबारा उसके ऊपर आता है और दोनों रोमांस में पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन तभी धड़ाम, भाई साहब रोमांस के चक्कर में कियांजी का पलंग ही बीच से टूट जाता है। तभी बाहर से आनान की आवाज सुनाई देती है। दोनों हड़बड़ा कर उठते हैं, अपने कपड़े ठीक करते हैं और बाहर आते हैं। आनान रूम की हालत देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। आनान, अरे ये क्या कर रहे थे तुम लोग? और तुम दोनों ने मेरे पलंग का ये क्या हाल कर दिया? ये कैसे टूट गया? मोचेन एकदम सीरियस चेहरा बनाकर झूठ बोलते हुए, दरअसल हमने देखा कि तुम्हारा पलंग पहले से ही थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए हम दोनों यहाँ आए ताकि इसे ठीक कर सके। आनंद भावुक होकर, ओह अंकल, आप दोनों कितने प्यारे हैं, आप लोग सिर्फ मेरा बेड ठीक करने के लिए यहाँ आए थे? मोचेन कियांजी का हाथ पकड़ते हुए, हाँ, और अब काम खत्म हो गया है तो हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं। आनंद, अरे लेकिन मेरे बेड का क्या होगा, वो तो अभी भी पूरा टूटा है। मोचेन असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए, ये रही टूल किट, अब तुम खुद इसे ठीक करोगी। और भाई साहब, मोचेन बड़े स्वैग से कियांजी की कमर में हाथ डालता है और आनान को टूल किट थमाकर रफ उचक्कर हो जाता है। दिन कियांजी एक कैफे में बैठी होती है जहाँ कुछ लोग उसकी पीठ पीछे गंदी बातें कर रहे होते हैं कि ये तो हाई स्कूल से ही आवारा है, इसके कभी बच्चे नहीं हो सकते। तभी वहाँ कियांजी की सौतेली भाभी सू किंगशू या सू किंगशू की कोई सहेली आ धमकती है। वो कियांजी को नीचा दिखाने के लिए उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, तुम जैसी आवारा लड़की यहाँ अच्छे घरों के आदमियों को फंसाने के लिए घूम रही है। लेकिन कियांजी अब कमजोर नहीं है, वो तुरंत भाभी का हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और जोरदार तमाचा जड़ने की धमकी देकर कहती है, सू किंगशू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। अगर मैंने भाई को तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में बता दिया तो तुम्हारा ये अमीर होने का नाटक एक पल में खत्म हो जाएगा। तुरंत मुझसे माफी मांगो। भीड़ के सामने अपनी बेइज्जती होते देख और कियांजी के तीखे तेवर से डरकर सू किंगशू का घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो दबी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन जाते जाते वो अपने मन में जहर घोलते हुए कसम खाती है, शिट, इस कमीनी ने मुझे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। भले ही तूने किसी अमीर आदमी का दामन थाम लिया हो कियांजी, लेकिन एक दिन मैं तुझे मिट्टी में मिलाकर दम लूंगी। कैफे में जब कियांजी अपनी सौतेली भाभी सू किंगशू की बोलती बंद कर देती है, तभी वहाँ कियांजी का सौतेला भाई सू किंगशू आ धमकता है। वो अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कियांजी पर गुस्सा करता है और कहता है, कियांजी, ये सब क्या बकवास है, तुम घर चलो मेरे साथ, तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। तभी हमारे एंग्री यंग मैन मोचेन बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनके कड़क तेवर देखकर वो भाई सहम जाता है। वो मोचेन के रसूख से वाकिफ है, इसलिए वो मिन्नतें करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मो, मैं जानता हूँ कि आप बेहद ताकतवर और बेरहम हैं, लेकिन मेरी बहन बहुत भोली है, प्लीज उस पर रहम कीजिए और उसे जाने दीजिए। लेकिन मोचेन साफ कह देते हैं कि कियांजी अब उनकी जिम्मेदारी है और वो उसे कहीं नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ कियांजी की मुलाकात उसके कॉलेज के सीनियर और बचपन के दोस्त बाई हैंग से होती है। बाई हैंग कियांजी को पसंद करता है, लेकिन कियांजी उसे साफ साफ बता देती है, सीनियर, मुझे माफ करना, दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो दिखने में बेहद हैंडसम है, उसका स्टाइल लाजवाब है और बिजनेस का बेताज बादशाह है। हाँ, उसका गुस्सा थोड़ा कड़क है पर वो दिल का बहुत अच्छा है। कियांजी के मुंह से मोचेन की ये तारीफें सुनकर बाई हैंग का दिल टूट जाता है। इधर जलकुकड़ी भाभी अपनी हार से तिल मिलाई हुई है। वो मोचेन और कियांजी के रिश्ते को तोड़ने के लिए सीधे मोचेन की सहेली या परिवार के पास पहुंच जाती है और जहर उगलते हुए कहती है, अरे तुम उस कियांजी को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रही हो? तुम्हें पता नहीं है उसका चाल चलन कैसा है? और वैसे भी जिस मोचेन के पीछे वो पागल है, उसका निजी जीवन बेहद गंदा है। वो एक साइकोपैथ है और उसका प्राइवेट कैरेक्टर बहुत ही खराब है। भाभी अभी जहर उगल ही रही थी कि तभी पीछे से आकर कियांजी उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। कियांजी गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है, सू किंगशू, अगर तुमने मेरे पति यानी हस्बैंड के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अपनी औकात में रहो। जब सीधे वार से काम नहीं बना तो विलेंस ने एक गंदी साजिश रची। उन्होंने बाई हैंग और कियांजी के बचपन के गहरे रिश्ते का फायदा उठाने की सोची। बचपन में जब कियांजी की माँ गुजर गई थी तब बाई हैंग ने ही उसका हमेशा ख्याल रखा था।
विलेंस ने कियांजी और बाईहेंग दोनों को एक ही जगह बुलाने के लिए जाली नोट यानी चिट्ठी भेजे। जैसे ही कियांजी बाईहेंग से मिलने पहुंचती है, वहां मो चेन को भी बुला लिया जाता है। मो चेन को गुस्सा दिलाते हुए विलेंस कहते हैं, देखो प्रेसिडेंट मो, हमने कहा था ना कि इस लड़की का कैरेक्टर ढीला है, ये अभी भी अपने इस आशिक से छुप छुप कर मिलती है। मो चेन गुस्से में कियांजी से कहते हैं, कियांजी, मैंने तुम्हें इस लड़के से मिलने से मना किया था, अगर तुम इससे मिलोगी तो हमारा रिश्ता खत्म। बाईहेंग बीच में आकर कहता है, तुम किस तरह के मर्द हो? अगर तुम कियांजी पर भरोसा नहीं कर सकते और उसे खुश नहीं रख सकते तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। तभी वहां वो बदतमीज एक्स बॉयफ्रेंड ली सीकोंग और भाभी सू किंगशू अपने नकली गवाहों और सबूतों के साथ आ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, हाँ, हमारे पास पक्के सबूत हैं, होटल के जाली चेक इन रिकॉर्ड्स हैं कि ये लड़की पहले से ही इसके साथ अफेयर में थी। विलेंस मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो मो चेन कियांजी को छोड़ देगा और कियांजी उनके पैरों में आ गिरेगी। ली सीकोंग मन ही मन सोच रहा था, एक बार मो चेन का साया इसके सिर से हट जाए, फिर मैं इस कियांजी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा और अपना बदला लूंगा। लेकिन भाई, हमारे मो चेन तो विलेन से 10 कदम आगे की सोचते हैं। वो अचानक ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। उनका ये रूप देखकर विलेंस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मो चेन कड़कती हुई आवाज में कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इन धुंधली तस्वीरों और नकली होटल रिकॉर्ड से हमारे बीच शक पैदा कर दोगे? तुम जैसी चींटियों की इस घटिया साजिश का मुझे पहले से पता था। कियांजी भी मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। दरअसल ये मो चेन और कियांजी का ही बिछाया हुआ जाल था, ताकि वो इन सारे दुश्मनों को एक ही छत के नीचे लाकर कानून के हवाले कर सकें। मो चेन कहते हैं, मैंने जानबूझकर इस ड्रामे को यहाँ तक आने दिया ताकि तुम्हारे सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ सकें। अब तुम सब हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मो चेन और कियांजी के जाल में फंसने के बाद विलेंस के होश उड़ जाते हैं। वो धोखेबाज ली सीकोंग घुटनों पर रेंगते हुए मो चेन के पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सू किंगशू ने भड़काया था, उसी ने मुझे ये सब बकवास करने के लिए मजबूर किया, मुझे बख्श दीजिए, मैं जीवन भर आपके नौकर की तरह रहूंगा। लेकिन मो चेन का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। वो ठंडी और कांप देने वाली आवाज में अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं, इस कमीने ने पिछली बार की सजा से कुछ नहीं सीखा, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे सीधे नॉर्दर्न म्यांमार के कोयला खदानों में भेज दो। वहां इसके लिए एक प्राइवेट रूम बुक करना ताकि ये जीवन भर वहां ऐश करे। उधर सौतेली भाभी सू किंगशू अभी भी अपनी अकड़ में चिल्लाती है, मो चेन, तुम मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, मैं कियांजी के परिवार की बड़ी बहू हूँ, मेरे पति के रहते तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तभी सू किंगशू का पति आगे आता है और अपनी पत्नी को जोरदार तमाचा जड़ देता है। वो कहता है, बस करो किंगशू, तुम इतनी जहरीली औरत हो, तुमने मेरी बहन को बदनाम करने के लिए ऑरेंज जूस में मिलावट की और उसे फंसाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हालांकि अपने छोटे बच्चे डूडू का भविष्य देखते हुए कियांजी का भाई सू किंगशू को जेल भेजने के बजाय घर में ही कैद रखने का फैसला करता है। उधर बाईहेंग भी कियांजी का मो चेन के प्रति अटूट विश्वास देखकर हमेशा के लिए पीछे हट जाता है। शाम को मो चेन कियांजी से कहते हैं, आज रात आंखें बंद करके तैयार रहना, तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। रात को ठीक 8 बजे मो चेन कियांजी की आंखों से पट्टी हटाते हैं। सामने का नजारा देखकर कियांजी हैरान रह जाती है। खूबसूरत डेकोरेशन, कैंडल लाइट डिनर और आसमान में चमकता हुआ साल का सबसे बड़ा उल्कापात, मीटियोर शावर। कियांजी पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मेरा ये सपना था? मो चेन मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामते हैं और कहते हैं, तुमने सालों पहले अपने वीचैट पर लिखा था कि तुम अपने प्यार के साथ टूटते तारों के नीचे डिनर करना चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना अब मेरा काम है। तभी आसमान से एक बड़ा तारा टूटता है और मो चेन घुटनों पर बैठकर कियांजी को प्रपोज करते हुए कहते हैं, कियांजी, इस टूटते तारे के नीचे मैं मन्नत मांगता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कियांजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कह देती है। मो चेन उसे बाहों में भर लेते हैं और शरारत भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी पतली कमर मेरा कितना जोर बर्दाश्त कर पाएगी, देखना होगा। कियांजी शर्माकर कहती है, आप अभी भी घायल हैं, बदतमीजी मत कीजिए। अगले ही दिन बेस्ट फ्रेंड आनान कियांजी को फोन करके आफत खड़ी कर देती है। वो कहती है, सिबाओ, मुझे मेरे पसंदीदा सिंगर यान जी के कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स मिल रही हैं। बदले में मुझे मेरे अंकल के लिए एक लड़की सेट करनी है, प्लीज तुम उनकी ब्लाइंड डेट फिक्स करने में मेरी मदद करो। कियांजी अपना सिर पीट लेती है कि ये आनान भी क्या चीज है। तभी मो चेन के केबिन में एक अमीर घराने की खूबसूरत लड़की यू यिंग हाथ में गर्मा गर्म चिकन सूप लेकर घुस आती है। वो मीठी आवाज में कहती है, मिस्टर मो, मुझे आपके चोटिल होने की खबर मिली तो मैं रात भर सो नहीं पाई। ये सूप मैंने खुद आपके लिए बनाया है, चक्कर तो देखिए ना। मो चेन सूप को दूर हटाते हुए बड़ी बेरहमी से कहते हैं, माफ कीजिएगा, मेरे घर के नियम बहुत सख्त है। अगर मैंने किसी पराई औरत के हाथ का सूप पिया तो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाएगी और उसे मनाना नामुमकिन है। यू यिंग हैरान होकर पूछती है, क्या
आपकी शादी हो चुकी है। तभी केबिन में कियानजी को देखकर यू यिंग उसे एक मामूली थेरेपिस्ट समझती है और रॉब दिखाते हुए उसके वीचैट पर 20,000 युआन ट्रांसफर कर देती है। वो कहती है, शाओशुई, तुम तो आनान की दोस्त हो ना, प्लीज मेरी मदद करो। मैं मो चैन के प्यार में पागल हूँ। मुझे पता चला है कि सरकारी दफ्तर में उनका कोई मैरिज रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो कुंवारे हैं और उनकी कोई पत्नी नहीं है। कियानजी मुस्कुराते हुए कहती है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट भले ना हो, पर उनकी एक मंगेतर है, और क्या पता वो मंगेतर मैं ही हूँ। जैसे ही यू यिंग वहाँ से जाती है, कियानजी चिढ़कर मो चैन से कहती है, वाह मो चैन, सुबह सुबह ही इतनी खूबसूरत लड़कियां आपके लिए सूप लेकर आ रही है, आप तो बड़े खुश होंगे। मो चैन मुस्कुराकर उसे चिढ़ाते हैं, हाँ खुश तो हूँ, पर तुम्हारी ये जलन देखकर और ज्यादा मजा आ रहा है। अगले दिन यू यिंग फिर से काम के बहाने मो चैन के केबिन में घुसने की कोशिश करती है। वो मो चैन को फ्लर्ट करते हुए कहती है, मिस्टर मो, ऑफिस में बड़ी ठंडी हवा है, कहीं आपको ठंड ना लग जाए। मो चैन का सब्र का बांधव टूट जाता है। वो गुस्से में खड़े होते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं, यू यिंग, मैंने साफ लफ्जों में कहा था कि मेरी मंगेतर है। अगर तुम फिर भी अपनी हदें पार करोगी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मो चैन तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन लगाते हैं और ऑर्डर देते हैं, यू ग्रुप के साथ मो फाउंडेशन के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसी वक्त खत्म कर दो। मार्केट में इन्हें इतना दबाओ कि इनका पूरा बिजनेस दिवालिया हो जाए। यू यिंग रोते हुए केबिन से बाहर भागती है। कियानजी मो चैन का ये पॉजेसिव और खतरनाक रूप देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि इस आदमी से प्यार करना वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। अस्पताल में यू यिंग अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो हार मानने से पहले एक आखिरी चाल चलती है। वो कियानजी को एक लंच बॉक्स देती है और कहती है, शाओशुई, ये मेरा मो चैन के लिए आखिरी तोहफा है, प्लीज उन्हें ये चिकन सूप पीने के लिए मना लो, इसके बाद मैं उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। बेचारी कियानजी भोली बनकर वो सूप मो चैन के पास ले जाती है। मो चैन मुस्कुराकर कहते हैं, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं किसी और औरत के हाथ का सूप पीऊं? क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? कियानजी शर्माकर कहती है, मैं बस उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, अगर आपको नहीं पीना तो मैं पी लेती हूँ। और कियानजी वो सूप खुद पी जाती है। तभी यू यिंग बाहर इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि दवा अब तक काम कर चुकी होगी और मो चैन बेकाबू हो चुके होंगे। लेकिन जब मो चैन बाहर आते हैं तो उन्हें बिल्कुल सामान्य देखकर यू यिंग हैरान रह जाती है। वो घबराकर पूछती है, क्या दवा का कोई असर नहीं हुआ? क्या आप सच में मर्दानगी के मामले में कमजोर हैं? मो चैन गुस्से में दहाड़के हैं, दवा? तुमने सूप में दवा मिलाई थी? तभी उन्हें एहसास होता है कि वो सूप तो कियानजी ने पिया है। वो तुरंत कियानजी के कमरे की तरफ भागते हैं। वहाँ कियानजी दवा के असर से बेहाल हो रही थी। मो चैन उसे बाहों में भरते हैं। कियानजी होश खोने लगती है, लेकिन मो चैन उसे जबरदस्ती छूने के बजाय पूरी शिद्दत और इज्जत के साथ संभालते हैं। वो कहते हैं, कियानजी, जब तक तुम पूरे होश में अपनी मर्जी से हाँ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर तुरंत आकर कियानजी को संभालता है। अपनी साजिश पूरी तरह नाकाम होते देख और मो चैन का खौफनाक रूप देखकर यू यिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कियानजी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, शाओशुई, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ही मो चैन की असली मंगेतर हो। अब से मैं मो चैन के सामने कभी नहीं आऊंगी। क्या हम अब भी दोस्त रह सकते हैं? कियानजी उसे माफ कर देती है और यू यिंग हमेशा के लिए सुधर जाती है। इधर हमारी चुलबुली आनान को आखिरकार अपने पसंदीदा सुपरस्टार यानची के कॉन्सर्ट की टिकट्स मिल जाती हैं। रास्ते में जब वो और कियानजी जा रही होती हैं तो अचानक उनकी टक्कर खुद सुपरस्टार यानची से हो जाती है। आनान खुशी से पागल हो जाती है। ओ माय गॉड यानची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यानची चेहरे पर शरीफों वाला मुखौटा ओढ़े मुस्कुराता है और कहता है, अरे वाह, आप दोनों मेरी इतनी प्यारी फैंस हैं। मेरे होटल के कमरे में मेरे कुछ स्पेशल ऑटोग्राफ्ड कार्ड्स रखे हैं, लेकिन होटल के नियमों की वजह से मैं आप दोनों को एक साथ अंदर नहीं ले जा सकता। क्या आपकी ये सहेली मेरे साथ कमरे में चलकर कार्ड्स ला सकती है? भोली कियानजी आनान की खुशी के लिए यानची के साथ कमरे में चली जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, यानची का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो एक नंबर का अय्याश और हवसी इंसान है जो अपनी फीमेल फैंस का फायदा उठाता है। वो कियानजी को दबोच लेता है। कियानजी चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दो, तुम्हें बदनामी का डर नहीं है? यानची बेशर्मी से हंसते हुए कहता है, बदनामी? मेरे जैसी ए लिस्ट स्टार के साथ सोने का मौका मिल रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बाहर चिल्लाओगी तो भी कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। कियानजी कमरे के अंदर से चीखती है, आनान, मुझे बचाओ, ये इंसान बहुत गंदा है। आनान तुरंत दरवाजे पर लाते मारने लगती है और रोते हुए अपने खूंखार अंकल मो चैन को फोन लगा देती है। अंकल जल्दी आइए, उस कमीने यानजी ने कियानजी को कमरे में बंद कर लिया है। कुछ ही मिनटों में मो चैन यमराज की तरह वहां पहुंचते हैं। वो लात मारकर दरवाजा तोड़ देते हैं और यानची को कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। यानची अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं इस देश का टॉप स्टार हूँ। मेरी पीआर टीम 1 घंटे में तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी। तुम दोनों लड़कियां अगर मुझसे माफी मांगो और 50,000 लेकर रफा दफा करो तो मैं छोड़ दूंगा। तभी यानची के फोन पर उसके डायरेक्टर का फोन आता है। डायरेक्टर रोते हुए कहता है,
यानची, तुम्हारी किस गुंडे से दुश्मनी हो गई है? प्रेसिडेंट मो चैन ने हमारी फिल्म से अपनी सारी फंडिंग वापस ले ली है और तुम्हें फिल्म से लात मारकर बाहर निकाल दिया है। यानची घबरा कर चिल्लाता है, क्या बकवास है? अगर उसने फंडिंग खींच भी ली तो मेरा बॉस यू ग्रुप का मालिक है, वो मेरी मदद करेगा। मो चैन ठंडे दिमाग से अपने फोन पर यू ग्रुप के मालिक को लाउडस्पीकर पर लेते हैं। यू ग्रुप का मालिक फोन पर कांपते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मो, मुझे पता चला है कि हमारे एक घटिया आर्टिस्ट यानची ने आपकी मंगेतर के साथ बदतमीजी की है। आप इस कचड़े के साथ जो चाहे करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज हमारे बिजनेस पर रहम कीजिए। अब जाकर यानची को समझ में आता है कि उसने किसी मामूली लड़की पर नहीं बल्कि पूरे शहर के बेताज बादशाह मो चैन की होने वाली पत्नी पर हाथ डाला है। यानची का सारा घमंड एक पल में हवा हो जाता है। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ मो चैन और कियांजी के पैरों में गिर जाता है। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है, पापा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधा था जो आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। आनान गुस्से में उसके मुंह पर थूकते हुए कहती है, थू है तुझ पर, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो तेरी फैन बनी। मो चैन के गार्ड्स उस कमीने यानची को घसीटते हुए पुलिस के हवाले करने के लिए ले जाते हैं। तो भाई साहब, देखा आपने, हमारे शेर जैसे मो चैन के रहते हुए कियांजी की तरफ आंख उठाकर देखने वाले का यही हश्र होना था। सारे विलन्स जेल की हवा खा रहे हैं और हमारी कियांजी को दुनिया का सबसे सच्चा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिल चुका है। आनान उसे रिलैक्स करने के लिए एक होटल के कराओ के रूम में ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, मो चैन भी वहां धमकते हैं। मो चैन को देखकर कियांजी घबरा जाती है। तभी अचानक कियांजी के कपड़ों पर पानी गिर जाता है और वो गीले हो जाते हैं। मो चैन बेहद पॉजेसिव होकर कहते हैं, कपड़े गीले हो गए हैं, ऊपर होटल का कमरा है, जाओ और पहले कपड़े बदल कर आओ। कमरे में जाने के बाद मो चैन भी कियांजी के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वो कियांजी को दीवार से सटा कर कहते हैं, अपने पति को अकेले घर पर छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ पार्टी करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? कियांजी शर्माते हुए उन्हें दूर धकेलती है क्योंकि बाहर आनान इंतजार कर रही है। बाहर आने पर आनान को कुछ शक होने लगता है। वो कियांजी से कहती है, सीबाओ, मुझे पक्का शक है कि मेरे अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। उनके चेहरे की वो अजीब सी हंसी देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है। कियांजी डर जाती है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, इसलिए वो बात को टाल देती है। रात को आनान ने होटल के सारे कमरे बुक कर लिए थे, जिसकी वजह से मो चैन कियांजी के कमरे में ही छुपकर रुक जाते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठकर टीवी ड्रामा देख रहे होते हैं। कियांजी टीवी में लड़की के लड़के के कपड़े पहनने वाले घिसे पिटे सीन पर हंस रही होती है, तो मो चैन चिढ़कर कहते हैं, कितना बकवास शो है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर आनान दस्तक दे देती है। घबराकर कियांजी मो चैन को अलमारी के पीछे छुपा देती है। मो चैन फुसफुसाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारा कोई नाजायज चक्कर चल रहा हो। आनान कमरे के अंदर आती है और उसे बिस्तर पर एक पुरुषों वाली टाई मिलती है। वो हैरान होकर चिल्लाती है, सीबाओ, ये टाई तो मेरे अंकल की है, क्या तुम मेरे अंकल को पसंद करती हो? बात बिगड़ती देख कियांजी झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ, दरअसल मुझे तुम्हारे अंकल पर क्रश है, इसलिए मैंने उनकी ये टाई चुराई थी। आनान अपना सिर पकड़ लेती है, क्या तुम उस चालाक, क्रूर और बूढ़े खूसट अंकल को पसंद करती हो? वो तुम्हें और मुझे दोनों को कोयला खदानों में काम करने के लिए अफ्रीका भेज देंगे। तभी मो चैन के अलमारी के पीछे से गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन आनान की टिकट अफ्रीका के लिए पक्की कर देते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहते हैं, आनान की आज रात 11 बजे की अफ्रीका की टिकट बुक करो और उसे खुद छोड़ कर आओ। आनान के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कियांजी मो चैन के शरीर पर एक पुराना और गहरा निशान देखती है। वो धीरे से उस निशान को छूती है और पूछती है, आपको ये चोट कब लगी थी? मो चैन की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने अतीत का वो खौफनाक पन्ना खोलते हैं जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो भारी आवाज में कहते हैं, जब मैं 11 साल का था तब लैंग बिंग नाम का व्यक्ति हमारे पूरे लैंग खानदान के बिजनेस पर कब्जा करना चाहता था। उसने मेरे पिता की कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। उस दिन हम सब एक पार्टी में जा रहे थे, तभी रास्ते में ब्रेक फेल हो गए। मेरे पिता ने हमें बचाने के लिए स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमा दिया और कार डिवाइडर से टकरा गई। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों के सामने मेरे पिता दम तोड़ चुके थे। कियांजी की सांसें थम जाती हैं। मो चैन आगे बताते हैं, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद उस दरिंदे लैंग बिंग ने मेरी माँ और मुझे कई दिनों तक एक अंधेरे और ठंडे बेसमेंट में कैद करके रखा था। कमरे के सन्नाटे में मो चैन अपनी रुंधी हुई आवाज में आगे बताते हैं, उस दरिंदे लैंग बिंग ने मुझे जंजीरों से बांध दिया था। फिर उसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के कपड़े फाड़ दिए और उनका अपमान किया। मेरी माँ ने चीखते हुए मुझसे कहा था, श्याओ चैन, अपनी आंखें
बंद कर लो, मत देखो मत सुनो। मेरी माँ ने खुद को दांव पर लगाकर मुझे बचाया था। बाद में लैंग बिंग हमें बेसमेंट में तड़प कर मरने के लिए छोड़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुझे वहाँ एक गुप्त रास्ता मिल जाएगा। मो चैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम उस गुप्त रास्ते से भारी बारिश में जान बचाकर भागे, लेकिन उस जानवर ने हमें फिर पकड़ने की कोशिश की और ये निशान मुझे उसी वक्त लगा था। जब भी मैं इस निशान को देखता हूँ मुझे वो डरावनी रात याद आ जाती है। कियांजी का दिल मो चैन के इस दर्द को सुनकर टूट जाता है। वो उनकी आंखों के आंसू पहुँचती है और कहती है, आप तब बहुत छोटे थे ना, आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना, अब वो दर्द खत्म हो गया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी रोमांस का माहौल बनाने के लिए मो चैन शरारत से पूछते हैं, तो इस मरहम के बदले मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्यों ना हम सीधे कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें? तभी उनका असिस्टेंट अचानक कमरे का दरवाजा खोल देता है और मो चैन को कियांजी के ऊपर झुका हुआ देखकर सकपका जाता है। ओह, सर के तो अचानक 4 पैर दिख रहे हैं, माफ करना मैं गलत समय पर आ गया, आप जारी रखिए। और वो तुरंत भाग जाता है। कियांजी शर्माकर लाल हो जाती है। उधर बेचारी आनान अफ्रीका की कोयला खदानों में कुछ दिन बिताकर वापस लौट आती है। वो कियांजी से रोते हुए कहती है, सीबाओ, अफ्रीका की धूप ने मुझे सुखाकर पापड़ बना दिया है, मैं कोयले जैसी काली हो गई हूँ। उस खूंखार राक्षस ने मुझे सिर्फ इस ग्रैंड बैंक्वेट पार्टी में आने के लिए छुट्टी दी है। तभी पार्टी में एक नई लड़की की एंट्री होती है, लैंग मैनी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी लैंग बिंग की बेटी है जिसने मो चैन के पिता की जान ली थी। लैंग मैनी सजे धजे अंदाज में मो चैन की तरफ बढ़ती है और जानबूझकर उनके सामने लंगड़ाकर गिरने का नाटक करती है ताकि मो चैन उसे बाहों में थाम ले। ये देखकर कियांजी का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में मो चैन के पास पहुंचती है और चिल्लाती है, मो चैन, सब मर्द एक जैसे होते हैं, तुम इस लड़की के साथ अकेले कमरे में कपड़े बदल रहे थे और फ्लर्ट कर रहे थे, हमारा रिश्ता खत्म, ब्रेकअप। मो चैन तुरंत कियांजी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या ब्रेकअप इतनी आसानी से हो जाता है? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और सुनो, वो लड़की लैंग मैनी है, मेरे पिता के हत्यारे लैंग बिंग की बेटी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता हो सकता है? कियांजी चौंक जाती है। मो चैन बताते हैं, लैंग बिंग ने कुछ हफ्ते पहले मुझसे अपनी कंपनी के फाइनेंस के लिए संपर्क किया था। उसे नहीं पता कि मेरी माँ और मैंने अपना नाम बदल लिया है और वो हमें मरा हुआ समझता है। मेरे लिए बदला लेने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। ये सुनकर कियांजी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मो चैन के प्यार पर दोबारा भरोसा कर लेती है। मो चैन कियांजी से कहते हैं, क्यों ना आज रात हम अपने रिश्ते को सबके सामने ऑफिशियल कर दें ताकि कोई भी दूसरी औरत तुम्हारे पति पर नजर डालने की हिम्मत न करे। कियांजी मुस्कुराकर हाँ कह देती है। तभी बाहर पार्टी में आनान अपनी एक दोस्त से धीरे से कहती है, यार मुझे लगता है कियांजी और मेरे अंकल के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तभी अचानक स्टेज पर माइक बजता है। मो चैन स्टेज पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने चिल्लाते हैं, देवियों और सज्जनों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही खास घोषणा करना चाहता हूँ। ये सुंदर लड़की शूल कियांजी मेरी मंगेतर और होने वाली पत्नी है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। विलन की बेटी लैंग मैनी जल भुनकर कोयला हो जाती है और मन ही मन कहती है, ये मामूली लड़की मिसेस मो बनेगी, ये जगह तो सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी। उधर आनान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो चिल्लाती है, सीबाओ, तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकली, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कियांजी उसे गले लगाते हुए कहती है, अरे यार, मुझे डर था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बाद में मिलना कितना अजीब होगा। वैसे भी लड़के तो आते जाते रहेंगे, पर बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा के लिए होते हैं ना। आनान कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम अंकल से कहकर मेरी अफ्रीका की सजा हमेशा के लिए रद्द करवा दोगी। मो चैन तुरंत हंसते हुए कहते हैं, मंजूर है। और फिर वो कियांजी को अपनी बाहों में खींचते हुए आनान से कहते हैं, चलो आनान, अब अपनी चाची को मेरे साथ अकेले रहने दो, वरना मैं तुम्हारी टिकट फिर से बुक करवा दूंगा। आनान अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और मो चैन तथा कियांजी एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कियांजी अपनी थेरेपी क्लिनिक में काम कर रही होती है। तभी लैंग बिंग यानी मो चैन के पिता का कातिल अपनी बेटी लैंग मैनी के साथ वहां आता है। लैंग बिंग को सिर दर्द की शिकायत होती है। कियांजी जब सुइयां लगाने लगती है तो वो जानबूझकर 2 सुइयां ऐसी जगह लगाती है जिससे लैंग बिंग दर्द से तड़प उठता है। कियांजी कहती है, जितना दर्द होगा इलाज उतना ही पक्का होगा, और हाँ, डॉक्टर होने के नाते सलाह दूंगी कि जिंदगी में अच्छे काम किया करो, वरना पापों का दर्द सुइयों से भी ज्यादा होता है। इस बात से तिलमिलाकर लैंग मैनी चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ बदतमीजी करने की? तुम एक मामूली थेरेपिस्ट हो। मैं अभी मो चैन की माँ मदर मो को फोन करती हूँ, वो तुम्हें लात मारकर बाहर निकालेंगी।
थोड़ी ही देर में वहाँ मो चैन की माँ यानी मदर मो पहुँच जाती हैं। लैंग मैनी और लैंग बिंग तुरंत उनके पैर पकड़ लेते हैं और रोने का नाटक करते हुए कहते हैं, मदर मो देखिए, इस कियांजी ने मेरे पिता को गलत सुई लगा दी, वो अपाहिज होने वाले हैं। हम तो मो परिवार की इज्जत की खातिर पुलिस केस नहीं कर रहे थे, पर इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मदर मो तो शेरनी की भी माँ है। वो कड़कती आवाज में कहती हैं, मैंने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है। मेरी होने वाली बहू ने जो सुई लगाई है वो बिल्कुल सही है। तुम लोगों ने मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? मो परिवार की बहू का अपमान यानी पूरे मो परिवार का अपमान। लैंग बिंग घबरा कर कहता है, मदर मो हमारे बीच बिजनेस का रिश्ता है। अगले हफ्ते मेरी बेटी लैंग मैनी का जन्मदिन है। आप और मो चैन उसमें जरूर आइएगा ताकि गलतफहमियां दूर हो सके। मदर मो की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित होने के कारण थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हैं। बाकी सब ठीक है। कियांजी और मो चैन उनके बेड के पास खड़े होते हैं। मदर मो कियांजी का हाथ मो चैन के हाथ में देती हैं और कहती हैं, बेटा अब मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। तुम दोनों जल्दी से शादी करो और मुझे एक प्यारा सा पोता दो। ये सुनकर कियांजी शर्माकर लाल हो जाती है और मो चैन से फुसफुसाकर कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मो चैन मजाक में कहते हैं, मेरी माँ की बात को कोई टाल नहीं सकता, तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा। तभी वहाँ आनान आ जाती है। मो चैन उसे घूरते हुए कहते हैं, आनान मुझे लगता है कि अफ्रीका में कोयले की खदानें थोड़ी कम पड़ गई हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आनान डर के मारे अपने कान पकड़ती है और कहती है, अरे अंकल मैं तो जा रही हूँ। कियांजी के चाचा बनने के बाद मेरी तो चांदी हो गई है, पर आपकी परछाई से भी डर लगता है। और वो वहाँ से भाग खड़ी हो। जब कियांजी वॉशरूम जाने लगती है तो रास्ते में उसकी टक्कर फिर से उसकी सौतेली भाभी सू किंगशू से हो जाती है। सू किंगशू अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। वो कियांजी को देखकर ताना मारती है, अरे तुम अभी भी यहाँ घूम रही हो? कियांजी कहती है, भाभी पिछली बार की मार भूल गई क्या? अगर घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो इस बार तुम्हारे भाई तुम्हें घर से निकाल देंगे। लेकिन सू किंगशू हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बदला लेने के लिए एक आखिरी और बेहद घटिया साजिश रचती है। वो मो चैन के ड्रिंक्स में एक नशीली और उत्तेजक दवा मिला देती है और एक दूसरी लड़की को उनके कमरे में भेज देती है। मो चैन नशे की हालत में कमरे में आते हैं। वो लड़की उन्हें रिझाने की कोशिश करती है और कहती है, हस्बैंड मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन मो चैन नशे में भी उस लड़की को धक्का दे देते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, दूर हटो मुझसे, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मुझे पता है कि मेरी कियांजी की खुशबू कैसी है, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी कियांजी वहाँ पहुँच जाती है। मो चैन अपनी प्यारी मंगेतर को देखते ही उसे बाहों में भर लेते हैं और बच्चों की तरह शिकायत करते हैं, कियांजी तुम आ गई, देखो ये औरतें मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। कियांजी मुस्कुराकर उन्हें संभालती है और सू किंगशू की इस घटिया साजिश को भी नाकाम कर देती है। अगले दिन सू किंगशू कियांजी को फोन करके झांसा देती है कि उसके पास कियांजी की स्वर्गीय माँ की कोई आखिरी निशानी है और उसे लेने के लिए वो एक सुनसान जगह पर आए। कियांजी वहाँ पहुँचती है तो सू किंगशू उसे चाय पीने को कहती है। कियांजी चाय का कप हाथ में लेती है और मुस्कुराकर कहती है, सू किंगशू क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी साजिशों को दोबारा नहीं समझूंगी? तुमने इस जूस में वही नशीली दवा मिलाई थी जो तुमने मेरे पति को देने की कोशिश की थी। मैंने चुपके से तुम्हारा कप बदल दिया था और वो दवा वाला ड्रिंक अब तुम पी चुकी हो। तभी वहाँ कियांजी का भाई और मो चैन भी पुलिस के साथ आ पहुँचते हैं। भाई गुस्से में सू किंगशू का बैग छीनता है जिसमें बची हुई नशीली दवाइयाँ मिल जाती हैं। भाई चिल्लाता है, सू किंगशू हम इसी वक्त तलाक ले रहे हैं। तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हमारे परिवार की संपत्ति को भी धोखे से हड़प लिया। सारे तूफानों के थमने के बाद मो चैन और कियांजी अस्पताल में मदर मो से मिलने जाते हैं। मदर मो हंसते हुए मजाक में कहती हैं, अरे बेटा मेरी बीमारी तो बहाना है, जब तक तुम दोनों शादी करके मुझे एक प्यारा सा पोता नहीं दे देते तब तक मैं चैन से नहीं मरूंगी। मो चैन मुस्कुराकर कहते हैं, चिंता मत करो माँ, मैं बहुत जल्द अपनी पत्नी को घर लेकर आ रहा हूँ। अगले दिन मो चैन कियांजी को एक बेहद खूबसूरत वेडिंग बुटीक में ले जाते हैं। वहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत वेडिंग गाउन रखा होता है। कियांजी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और कहती है, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तभी मो चैन पीछे से आते हैं। घुटनों के बल बैठकर एक चमकदार अंगूठी कियांजी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, शुल कियांजी क्या तुम मुझसे शादी करके हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनोगी? कियांजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हाँ मैं शादी करूंगी। मो चैन मुस्कुराकर कहते हैं, चलो फिर आज ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। शादी के बाद कियांजी आसमान की तरफ देखती है जहाँ एक टूटता सितारा दिखाई देता है। वो हाथ जोड़कर मन ही मन कहती है, माँ देखो आज मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान मिल गया है। मुझे पता है कि आप आसमान से हमेशा मेरी रक्षा कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। मो चैन पीछे से आकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं,
ये तुम्हारी किस्मत नहीं कियांजी, बल्कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम मेरी तकदीर बन चुकी थी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तो दोस्तों, इस तरह हमारी प्यारी कियांजी की हर मुश्किल आसान हो गई, विलेंस को अपने कर्मों की सजा मिल गई और मो चैन का अधूरा परिवार अब हमेशा के लिए पूरा हो गया। उम्मीद है आपको हमारे मो चैन और कियांजी की ये खूबसूरत, ड्रामेटिक और उतार चढ़ाव से भरी प्रेम कहानी बहुत पसंद आई होगी।